हे गाइस, वेलकम टू द पाठशाला। मैं खुशबू चतुर्वेदी, आपकी जनरल स्टडीज़ की यानी कि जीएस की एजुकेटर, जो आपको इकोनॉमिक्स हाल फिलहाल पढ़ा रही हूँ और आपके इकोनॉमिक्स के लेक्चर ले रही हूँ। आपका आज आगे का सेक्शन जो है उसको कंप्लीट कराने के लिए आई हूँ। और आपका क्या था कि लास्ट टाइम पे आप लोगों ने बैंकिंग के बारे में पढ़ा था। आपने देखा था क्या कि आपकी जो बैंकिंग की हिस्ट्री थी कि आपका फर्स्ट बैंक कौन सा बना, आपका जो आरबीआई है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, उन सभी के बारे में आपने पढ़ा था। आरबीआई का हेडक्वार्टर क्या होता है। अभी क्या है, आपका ये बैंक्स जो होते हैं ये सारे के सारे क्या काम करते हैं, उन सारे कामों को भी हमें जानना है। तो उन कामों को जानने के लिए आपके कुछ क्या होते हैं, आपके होते हैं कि बेसिकली बोला जाएगा कि आरबीआई क्या करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है, यानी कि आपकी खुली बाजार प्रणाली का प्रयोग करती है आरबीआई। जिसके तहत तो क्या करती है, इसको आप लोग बोलते हो मॉनेटरी पॉलिसीज, जिसके थ्रू क्या करती है आपका मंथ में यानी कि 2 महीनों में एक बार, 3 महीनों में एक बार और 4 महीनों में एक बार भी क्या करती है, और 6 महीने 4 नहीं आपके 6 महीनों में आपका वीडियो को आपका लेके आती है उनके रेट्स को, है ना। तो उन रेट्स के बारे में आप लोग आज जानेंगे। प्लस आप लोग क्या करेंगे, जो आप लोगों को आगे का टॉपिक कंप्लीट करना था, यानी कि मैंने आपसे बोला था इंश्योरेंस कराऊंगी, और इंश्योरेंस के साथ साथ आपका जो सिक्योरिटी मार्केट है, जो आपका शेयर मार्केट, उसको भी कंप्लीट कराऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अभी क्या करते हैं, आपने समझना है क्या कुछ बेसिक चीजें हैं, इसको समझ लीजिएगा। ये समझने वाली चीजें हैं, क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे हैं, तो आपके जो क्वेश्चंस जो मे बी अराइज हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं कवर करने की कोशिश करूंगी आपके आज के वीडियो में, है ना। स्टार्ट करते हैं। आपका क्या देखिए भाई, आपने आरबीआई का काम देख लिया था। तो आरबीआई के कुछ फंक्शंस भी होते हैं, उनको काम भी होते हैं। पहली बात तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आरबीआई है वो नियामक है, यानी कि रेगुलेटर है। जितने भी आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक, तो जितने भी बैंक्स होते हैं जो इंडिया में क्या करते हैं, रन करते हैं, उन सभी बैंक्स को गवर्न करती है आरबीआई। और उनको गवर्न करने के लिए आपका बेसिकली या पब्लिक को जो बेनिफिट पहुंचाने के लिए या मार्केट में बोला जाएगा क्या, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में आपका आरबीआई क्या करती है, अपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है। तो उन ओपन मार्केट ऑपरेशंस को किसको, ओपन मार्केट ऑपरेशंस या इन्हीं को बोलते हैं क्या, आपकी खुली बाजार प्रणाली, या हाँ प्रणाली लिख सकते हैं आप, जो उसको लागू करते हैं। या इसका एक और नाम है, इसको आप लोग बोलते हो क्या, मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं आप लोग, मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आरबीआई के द्वारा करी जाती है। क्योंकि आरबीआई कैसा है, रेगुलेटर है आपका आरबीआई, रेगुलेटर है क्या, आरबीआई। तो अब जब आरबीआई क्या करता है, रेगुलेट करता है भारत में जितने भी आपके बैंक्स हैं, तो उन बैंकों को रेगुलेट करते वक्त में आपके सामने क्या आते हैं, कुछ चीजें आती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बैंक रेट के बारे में। किसके बारे में, आपके बैंक रेट के बारे में। बैंक रेट के साथ में आपका एक रेट आता है, इसको आप लोग बोलते हो रेपो रेट। कौन सा रेट बोलते हो आप लोग, रेपो रेट। रेपो रेट के साथ में आपका एक होता है रेट, इसको आप लोग बोलते हो क्या, रिवर्स रेपो रेट। और इनके साथ साथ में आपके दो टर्म और होते हैं, एक होता है आपका क्या, कैश रिजर्व रेशियो, एंड एक और होता है आपका एसएलआर, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो आप लोग, सीआरआर। और एक और होता है आपका कौन सा, आपका होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। तो आपके जो ये रेशियो हैं, ये आपके डायरेक्ट करता है, या इनकी जो इनके पॉइंट्स हैं उनको मैनेज करता है आपका कौन, आरबीआई। तो समझेंगे पहले, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप सभी लोग बोलें कि आपका क्या है, एक आपका रेगुलेटर है, जैसे कि आपका आरबीआई जो सारे के सारे बैंक्स को कवर कर रहा है, तो वो कौन है जो आपके बैंक्स को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि सपोज मेरा नाम आप सभी लोगों को पता होगा, मेरा नाम है खुशबू। अब मैंने क्या किया कि आप सभी मेरे स्टूडेंट और आप लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मैंने बोला कि मैं खोल रही हूँ, कौन सा, ये आपका एग्जाम्पल है, मैंने बोला कि मैं खोल रही हूँ खुशबू बैंक। कौन सा बैंक, खुशबू बैंक। और क्योंकि आप सभी लोग क्या हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों ने आंख बंद करके ब्लाइंड टेस्ट करते हुए क्या किया, मेरे इस खुशबू बैंक में आपने क्या कर दिया, आपने जो आपकी जो पैसे हैं, सपोज करिए आपने क्या कर रहे, आपका प्रति बंदे ने क्या किया, 10-10 हज़ार रुपये जमा कर दिया। अब स्टार्टिंग में तो मैं आपकी एजुकेटर थी, आपकी टीचर थी, तो मैं आपका पैसा सारा का सारा ले करके मैंने क्या किया, आपसे ले लिया, और आप लोगों ने आंख बंद करके मेरे को दे दिया पैसा। लेकिन वो पैसा जैसे मेरे हाथ में आया और मैं उस पैसे को लेकर के क्या हुई, भाग गई। तो आप लोग अब किसके पास जाओगे, पहली चीज़ तो आपके पास में यही क्वेश्चन आता है कि मैं जाऊँगा या हम लोग जाएंगे किसके पास, वो कौन सी यूनिट है जिसके पास हम जाएंगे अपनी अपील लेकर के कि हमारे पैसे लेकर के भाग गई हैं, कौन, खुशबू मैम आपकी, यानी कि खुशबू बैंक उन्होंने खोला था। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना हो तो आपका क्या करते हैं, आरबीआई बोलता है क्या, आरबीआई बोलता है कि प्रत्येक बैंक, यानी कि हर एक बैंक अगर उसको मार्केट में क्या करना है, एग्जिस्ट करना है आपका, तो वो क्या करेगा। और एक और मैं बात बताऊं, ये सिर्फ आपका समझने के लिए, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो क्या, आप पढ़ रहे हो सीआरआर।
आप क्या पढ़ रहे हो पहले समझोगे, फिर मैं इसकी डेफिनेशन बता दूंगी आप लोग को। तो आप लोग क्या करोगे, उसको समझिएगा, मेरे पॉइंट्स को, मेरी बोली को यूज करिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और ये लाइफ टाइम के लिए आपके लिए हो जाएगा। ये इतना सरल और इतना ईजी आपका क्या है, मेथड है। मैंने बोला क्या, CRR या इसी को बोलते हैं क्या, आपका कैश रिजर्व रेशियो। तो ये CRR या ये जो कैश रिजर्व रेशियो होता है यानी कि नकद आरक्षित अनुपात। अब समझिएगा, जब आप लोगों का पैसा मैं ले करके भाग गई तो RBI अब आपका पैसा कहाँ से वापस करेगा। तो RBI ने बोला ठीक है, अगर कोई भी बैंक आपके मार्केट में आना चाहता है तो वो क्या करेगा, पहले उसको अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत क्या करना पड़ेगा, RBI के पास डिपॉजिट करके रखना होगा। क्या करना होगा, RBI के पास डिपॉजिट करके रखना होगा, ताकि क्या हो सके, इन केस अगर फ्यूचर में वो बैंक क्या करता है, वो अनेबल होता है आप सभी लोगों के बैंक में पैसे देने के लिए, तो आपका क्या करेगा, RBI वो पैसे आपके लौटा देगा आपको वापस। मैंने बोला क्या, पहली बात तो देखिएगा, समझिएगा, मैं फिर इसको पूरा क्लीन करके फिर ढंग से समझाऊंगी आपको क्या, कि आपका जो RBI होता है वो आपका क्या होता है, रेगुलेटर होता है, नियामक होता है, नियामक निकाय है, रेगुलेटर बॉडी है आपका। जो भारत में जितने भी आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स मैंने उस दिन भी बोला था कि आपके जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं आपके, वो कौन से होते हैं, जो आपकी RBI के शेड्यूल नंबर 2 में अपना नाम क्या कराते हैं, दर्ज कराते हैं। तो क्या होगा, प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक जिसकी अपनी कुछ एक निश्चित जमा पूंजी है, सपोज मैंने बोला था RBI के लिए कि 5 लाख लोगों से 100 रुपए लेकर के उन्होंने क्या किया, 5 करोड़ रुपए जमा करे थे। तो उस 5 करोड़ रुपए में से आपने क्या लिया, आपने लिया, मैं बहुत छोटे से अमाउंट लूंगी, कि मान लीजिए कि आपके पास में कितने थे, आपके पास में 10,000 रुपए थे, यानी कि खुशबू बैंक को मैंने RBI में लिस्ट कराने के लिए, शेड्यूल कमर्शियल बनाने के लिए मेरे पास क्या थे, मेरे पास 10,000 रुपए थे। मैंने बोला 10,000 से मैं अपना बैंक स्टार्ट कराऊंगी। तो बोला गया कि RBI के द्वारा कि प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक, यानी कि मेरा कहाँ बैंक, जो मेरा जो बैंक है वो कहाँ पे, RBI की अनुसूची नंबर 2 यानी कि शेड्यूल नंबर 2 में अपना नाम लिस्ट कराता है। प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपनी कुल जमा पूंजी, मेरी कुल जमा पूंजी कितनी, 10,000 रुपए है, तो मेरी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत, यानी कि एक आपका निश्चित प्रतिशत क्या करेगा, RBI के पास डिपॉजिट करके रखेगा। क्यों करके रखेगा, इन केस अगर मेरी माली हालत बिगड़ जाती है, यानी कि मेरे बैंक में उन लोगों से, आप सभी लोगों से लिया हुआ पैसा वापस करने की जो मेरे पास, मेरी स्थिति में मैं नहीं हूं, तो उस स्थिति में आपका RBI क्या करेगा, उस पैसे को सारे लोगों को दे करके, जो भी आपके डेट्स हैं उनको सबको चुकता करके आपके बैंक की जो लाइसेंस है उसको समाप्त कर देगा। तो सिंपली बोलेंगे क्या, कैश रिजर्व रेशियो में या नकद आरक्षित अनुपात में बोलेंगे क्या, कि प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन सा, वो बैंक जो RBI की अनुसूची नंबर 2 में अपना नाम दर्ज कराते हैं उसको शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलते हैं। बोला क्या, कि प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत RBI पे जिस दर पे डिपॉजिट करता है, उस रेट को आप लोग बोलते हो क्या, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। तो आपने बोला क्या, अगर प्रेजेंट डे की बात करेंगे तो आपका ये जो CRR का रेट चल रहा है, इसका रेट कितना है आपका, 4% है। कितना है आपका, 4% है, यानी कि मेरे 10,000 रुपए का जो 4% है, आप क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम ये करेंगे जमा RBI के पास में, यानी कितना रुपया आपने जमा कर दिया, 400 रुपए जमा कर दिया। अब हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 9,600 रुपए। तो ये जो 9,600 रुपए है, ये हमारे पास कैपिटल है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पैसा है जो हम लोग मार्केट में क्या कर सकते हैं, बैंक के थ्रू आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हो। काम क्या होते हैं आपके कस्टमर बैंक्स के, तो बेसिकली अगर आप बैंक्स के वर्किंग्स देखोगे, बैंक्स के काम देखोगे, तो उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ आपको लोन देना था। जब बैंक स्टार्ट किए गए थे तो हमने यही बताया था ना लास्ट में कि आपका जो नेशनलाइजेशन हुआ था पहला वाला 19 जुलाई 1969 को, ये रिपीट करने हैं टर्म्स ताकि आप लोग क्या कर सको, इनको याद कर सको। तो ये जो आपके डेट्स हैं इनको याद करते रहिए। तो मैंने बोला था क्या कि आपका जो भी RBI है वो क्या करेगा, लोगों से पैसा लेगा और बैंक से पैसा, आपका जो बैंक्स हैं उनसे पैसा क्या करेगा, ये RBI आपका लेगा, और लेने के बाद में क्या करेगा, आपके सारे के सारे बैंक्स को गवर्न करेगा। और अगर इनकेस बैंक्स के पास पैसा नहीं होता अपने कस्टमर्स को देने के लिए, तो RBI उनको पैसे दे करके आपकी स्थिति को बैलेंस कर देगा, बराबर कर देगा। तो बोला गया क्या कि अगर आप CRR के बारे में लिखेंगे, मैं इसको हटा रही हूँ ऊपर वाला, और आप पहले CRR ही समझेंगे, क्योंकि पहले तो आपका बैंक क्या होगा, रजिस्टर होगा। तो आपने लिखना है क्या, देखिए भाई, आप जब कैश रिजर्व रेशियो की बात करोगे, आप जब बात करोगे इसकी, नंबर 1 आपका कैश रिजर्व रेशियो, या इसी को हिंदी में बोला क्या, आपका नकद आरक्षित अनुपात है ना। तो आपका जब इसकी बात करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक, यानी कि एवरेज शेड्यूल कमर्शियल बैंक, या आप लिखोगे क्या, मैं हिंदी में लिखूंगी, आप इसको आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो। देखिए भाई, आपका मैंने बोला क्या, प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक
अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास जिस दर यानी कि जिस रेट या जिस रेशियो, आप दोनों चीजें बोल सकते हो, जिस रेशियो में जमा करता है उसे क्या बोलेंगे? उसे CRR कहते हैं। और प्रेजेंट टाइम में यानी कि अभी प्रेजेंटली आपका जो CRR है वो कितना है? आपका 4% है। यानी कि आपका बैंक्स को सपोज अगर उनकी 1 करोड़ है जमा पूंजी, तो 1 करोड़ का 4% उनको कहाँ रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास में रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? ताकि आप उन स्थिति से बच सकें जिसमें आपको आपके कस्टमर्स को पैसे क्या करने थे? आपके वापस करने थे, है ना। और आपके पास इतना पैसा नहीं था कि आप उनको पैसे वापस कर पा रहे हो। फिर मैंने बोला क्या बैंक से काम क्या होते हैं, तो हम लोगों ने जब क्या किया था, बैंक्स को स्टार्ट किया था, हमारा पास मेन मुद्दा यही था कि हमें लोगों को लोन देना, हमें किसानों को लोन देना है। अभी क्या है, आप लोग क्या करते हो, किसानों को लोन देने के साथ साथ में आपके अंदर सेविंग की यानी कि बचत की आपके अंदर एक मतलब बचत की एक फीलिंग आ सके, आप बचत भी करने लगो, इसलिए आप लोग बैंकों का यूज करते हो। और आप लोगों की सैलरीज भी क्या होती हैं? बैंक्स के थ्रू ही जाती हैं, सबको बैंक्स के थ्रू ही मिलती हैं। तो बोला गया क्या कि आपको लोन देते हैं, और लोन देने के बाद में आपके जो डिपॉजिट्स होते हैं वो बैंक्स के ऊपर लाइबिलिटी होती है कि आपको पैसा वो वापस करना है। तो आपके जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं जो बैंक के पास होते हैं, बैंक्स क्या करते हैं? उनसे इनकम जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं? तो वो जो इनकम जनरेट करी जाती है बैंक्स के द्वारा, इनकम जनरेशन कैसे होता है? आपका जो भी पैसा होता है, जो भी आपके डिपॉजिट्स होते हैं, उन डिपॉजिट्स को शेयर मार्केट में उतारने के बाद क्या करने के बाद आपका जो पैसा डिपॉजिट होता है उससे वो लोग क्या करते हैं? वो लोग शेयर मार्केट में शेयर्स खरीद लेते हैं, और उसके ऊपर जितना भी इनको प्रॉफिट होता है वो उसका क्या कर लेते हैं? बेनिफिट कर लेते हैं। इसके अलावा क्या करने में? आप लोगों को लोन्स देने में वो लोग क्या कर सकते हैं? या तो फिर शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। बैंक अपनी इनकम कैसे जनरेट करेंगे? पहली चीज, या तो फिर क्या करेंगे? पैसे जो आपके डिपॉजिट्स उनको शेयर मार्केट में लगा देंगे। दूसरी चीज वो लोग क्या करेंगे? ये करेंगे कि आपको लोन देंगे, लोन पर इंटरेस्ट लगाकर, यानी कि आप लोगों ने जो भी लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट आप लोग देते हो एक्स्ट्रा, जो अभी आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत थी, तो उससे भी क्या करते हैं? बैंक अपनी इनकम जनरेट करते हैं। तो ये 2 सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू बैंक्स क्या करते हैं? अपनी इनकम जनरेट करते हैं। आपने समझ में आया होगा क्या कि अगर आप इसको लिखोगे, क्या बहुत साधारण सी भाषा है कि प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई के शेड्यूल नंबर 2 में अपना नाम क्या कराते हैं? लिस्ट कराते हैं। तो बोला गया क्या? प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास में जिस दर पे, जिस रेट पे या जिस रेशियो पे डिपॉजिट करता है उसे क्या कहते हैं? CRR कहते हैं। प्रेजेंटली जो इसका रेट है वो कितना चल रहा है? इसका रेट 4% चल रहा है। और ये जो 4% आप लोग क्या बैंक के पास जमा होता है वो किस लिए होता है? इन केस अगर आप दिवालिया हो जाएं, आप घोषित आपके पास दिवालिया हो जाते हैं, तो वो दिवालिया होने की कंडीशन में आप क्या कर सकें? आप यानी कि कस्टमर्स आरबीआई के थ्रू वो पैसा क्या कर सकें? वापस रिकवर कर सकें। तो ये था आपका CRR। अभी CRR के बाद में आपने SLR भी समझना है। आपको समझ में आया होगा कि मेरी पूंजी कितनी थी? 10,000 रुपए थी। 10,000 रुपए का 4% यानी कि 400 रुपए मैंने क्या किया था? आरबीआई के पास जमा कर दिया था। अभी मेरे पास 9,600 रुपीज बची हैं, जिसको मैं क्या कर सकती हूँ? या तो मैं कस्टमर्स को लोन दे सकती हूँ, या तो फिर वो पैसा मैं शेयर मार्केट में लगा सकती हूँ। तो वो पूरा का पूरा पैसा भी आप शेयर मार्केट में नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई भी बात आरबीआई के पास पहुंचे उसके पहले वो बात क्या पहुंचेगी? आपके पास पहुंचेगी। तो आपके पास पहुंचेगी तो इसके लिए भी आपके पास क्या होनी चाहिए? सिचुएशन, आपकी स्थिति सही होनी चाहिए। अब देखिएगा, ये था आपका नकद आरक्षित अनुपात। अभी आपने पढ़ना है क्या? CRR के बाद में SLR। क्या पढ़ना है आपने? SLR। देखिएगा भाई, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक, या इसी को बोलते हैं क्या? सांविधिक तरलता अनुपात। अब मैंने यहाँ पे चेंजेस नहीं किए हैं, आपको समझ में आएगा क्यों। देखिए, वहां पे भी प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक था, यहाँ पे भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक होने वाला है। अभी क्या हुआ कि एक छोटी सी कहानी सिंपल सी है। अगर आप लोग ऑफलाइन बैठे होते तो मैं बोलती जरूर कि इन केस कभी मैं आपसे इंटरेक्ट करूं और आप लोग बोलें कि नहीं मैम प्लीज आइए, घर आइए, चाय पी के जाइए, तो मैंने बोला ठीक है कि आती हूँ, मैं आपके घर में चाय पी के जाती हूँ। आपने ऑर्डर तो कर दिया, मतलब आपने बुला तो लिया, ऑफर तो कर दिया मुझको कि मैम आइए चाय पीजिए,
लेकिन क्या हुआ कि ये समझने का बहुत अच्छा तरीका है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। आप कभी भी नहीं भूलोगे कि CRR क्या था, SLR क्या था, है ना। तो आपने क्या किया, जब SLR की बात करी तो बोला गया क्या, आपने जैसे मुझे ऑफर किया कि मैम आइए घर पे चाय पे आइए, मैं आपके घर चाय पे गई तो आपकी मम्मी उस दिन नहीं थी, और जब मम्मी नहीं थी आपकी उस दिन घर में तो आपने बोला कि चाय मैं खुद बनाता हूँ। लेकिन जैसे ही आप लोग गए अपने किचन में तो आपने देखा क्या कि किचन में ना आपकी चाय थी, यानी कि टी नहीं थी, और ना ही क्या थी, शुगर थी। तो आपने देखा कि जब ये दोनों चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं हैं तो आप क्या करोगे, आप अपनी जो आपके पास जो पैसा है आप उससे पैसे से जाकर के मार्केट में ले आओगे। तो आपने देखा क्या, और आप लोग छोटे ही हैं, बड़े नहीं हैं, ठीक है, छोटे में इतना ही दिमाग चलता है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलता। तो आपने ये चाय और चीनी ना होने की वजह से आपने क्या किया, आपने अपनी मम्मी के पर्स में जाकर के देखा और देखा क्या कि उनके पास पैसा होगा तो मैं मार्केट से क्या करता हूँ, लेके आ जाता हूँ। आपने देखा आपकी मम्मी के पर्स में भी पैसे नहीं थे, आपकी मम्मी के पर्स में भी पैसे नहीं थे, ना चीनी थी ना चाय थे, और आपको ये लग रहा था कि पहली बार मैम आपके घर में आएंगे और आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से बेइज्जती हो जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि ऐसा करता हूँ कि माँ के कंगन रखे हुए हैं सोने के, मैं इसको बेच दूंगा और मैडम को क्या करूँगा, चाय पिलाऊंगा। तो ये सही नहीं लगता, क्योंकि आप एकदम से मार्केट में अगर जाएंगे तो पहले आपसे बोलेंगे कि कंगन की रिसिप्ट लाइए, अदरवाइज आपको जेल में पहुंचा देंगे कि बच्चा लेके आ रहा है कंगन बेचने के लिए। तीसरा ऑप्शन आपके पास में क्या था कि आप गए आपके बगल वाली जो आपके पास नेबर में जो आपकी शॉप थी, नेबरिंग शॉप थी, तो उसके पास आप गए तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी मम्मी के व्यवहार हमारे साथ अच्छे नहीं है तो हम आपको उधार नहीं देंगे कि आपको चाय लेंगे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, ये वो सिचुएशन थी जो आपकी पूरी तरीके से बेइज्जती करा रही थी कि आपके पास ना चाय है, ना चीनी है, ना पैसे हैं, और ना ही आपकी मम्मी के संबंध अच्छे हैं, रिलेशंस अच्छे हैं किसके साथ में, आपके जो पड़ोस में आपकी जो दुकान है उसमें। तो आपके पास क्या हुआ कि आरबीआई ने यही चीज़ अपने दिमाग में रखी, और आरबीआई ने बोला क्या कि इन केस कोई कस्टमर आपके पास में आता है, यानी कि बैंक में आता है, और उस वक्त में आपके पास क्या नहीं मौजूद होता, आपके पास कैश मौजूद नहीं होता। अब मान लीजिए कि सपोज करिए कि अगर मैं बैंक्स में जाऊँ और मेरे घर का कोई रिलेटिव है जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यही बोलूँगी ना कि आप बहुत बुरे बैंक हो, क्योंकि आपने क्या किया, आपने मेरी जब मुझे ज़रूरत थी तब आपने मेरी चीज़ों को पूरा नहीं कराया। तो उस वक्त मैं बैंक के बारे में बुरा बोलूँगी और मैं मार्केट में भी जाके फैलाऊंगी। अल्टीमेटली मैं क्या करूँगी, उस बैंक की गुडविल को डाउन कर दूंगी। गुडविल यानी कि एक तरीके से आपकी नॉन टेंजिबल असेट होती है, यानी कि आपकी ये दिखती नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बार मार्केट में अपनी इमेज बना ली है, अपनी गुडविल बना ली है, तो लोग आपकी ही दुकान से सारा सामान खरीदने आएंगे, या आपके ही बैंक से सारे का सारा क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस करेंगे। तो बोला गया क्या कि अगर इन केस आप इस सिचुएशन में फंस जाए, यानी कि बैंक की सिचुएशन में फंस जाए कि वो मैं जाऊं बैंक में और वहां पे जाकर के मुझे कैश ना मिले और मुझे उससे बहुत ज़्यादा नीड हो, तो मैं आपके बैंक की बुराई ही करूंगी। तो आरबीआई ने यही सोचा और बोला गया क्या, उन्होंने बोला क्या कि प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, फिर से आपके वही बैंक होंगे जो अपनी कुल जमा पूंजी का क्या करेंगे, प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत, अभी क्या था, अभी आरबीआई के पास था तो अपने ही पास, अभी आरबीआई के पास नहीं अपने ही पास रखेगा। तो लिखा बोला क्या, अपने ही पास प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक अपनी एक निश्चित बोलेंगे क्या, अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत अपने ही पास जिस दर पे बाद में बात करेंगे, पहले करेंगे फॉर्म में कि किस फॉर्म में होने पाता है, तो के पास लिक्विड फॉर्म में या इसी को हिंदी में बोलेंगे तरल अवस्था में जिस दर पर, यानी कि जिस रेट पर रखता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं SLR। क्या बोलते हैं, रखता है उसे SLR कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको कंगन का भी बताया था ना ऑप्शन, क्योंकि अगर आप देखिए आपके पास प्रॉपर्टीज के पेपर हैं, आपके पास गोल्ड है, अगर आप उसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो एकदम से नहीं, इंस्टेंटली नहीं बिकेगा। तो आपको बोला गया क्या कि आपके पास जो भी पैसा है वो आपका इन कैश होना चाहिए, ताकि आप तुरंत से, यानी कि इंस्टेंट जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है आपके कस्टमर्स की, उन इंस्टेंट रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सके, आप फुलफिल कर सके, है ना। तो बोला गया क्या कि प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत अपने ही पास तरल अवस्था में रखता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रखता है, और जिस रेट पे रखता है उसको आप बोलते हो क्या, SLR, यानी कि क्या, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हमारे पास कितना था, हमारे पास 10,000 रुपए थे, 10,000 में से हमने 4,400 रुपए क्या किए, कैश रिजर्व रेशियो के पास हमने के तहत अपने आरबीआई के पास में रख दिए कि हमारे पास भी पैसा नहीं बचा तो आप आरबीआई के पास पहुंचोगे, ठीक है। तो आरबीआई ने बोला कि डायरेक्टली मेरे पास ना आकर के पहले आप किसके पास जाओ, पहले आप जाओ उसी बैंक के पास में। तो आपने बोला क्या
कि वो बैंक भी आपको सारा का सारा पैसा अर्न करने के लिए लोन नहीं देगा, वो अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत, यानी कि अभी आपका रेट जो है आपका जो चल रहा है आपका SLR का वो है 19.50, यानी कि जैसे प्रेजेंटली यहाँ पे CRR का रेट लिखा था वहाँ पे हम लोग प्रेजेंटली करेंगे SLR का रेट जो कि कितना है आपका 19.50% चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपने पूरा का पूरा पैसा बैंक्स को लोन नहीं दे देना, उसको अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास में ही रखना है। कितना? 19.50%। तो ये 19.50% आपके पास जो 10,000 रुपये था उसको आप अपने पास में रखोगे ताकि कस्टमर्स की जो इंस्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती है उन इंस्टेंट रिक्वायरमेंट को आप क्या कर सको, फुलफिल कर सको। तो आपको समझ में आया होगा। अब ये कभी नहीं भूलोगे आप लोग क्या कि गोल्ड एकदम से मार्केट में नहीं बिक सकता है, ना ही आपके पास प्रॉपर्टी के पेपर हैं वो एकदम से बिक जाएंगे मार्केट में। तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप क्या कर सको, आपके एकदम से कोई पैसा मांगने आ जाए तो आप उसको क्या कर सको, पैसा वापस कर सको। तो फिर से समझ में आया होगा क्या? प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत किसके पास, अभी CRR RBI के पास रखना था, SLR को आपको अपने पास रखना है, अपने ही पास तरल अवस्था में जिस रेट पर रखता है उसे क्या बोलते हो, SLR, या रेशियो पे रखते हो उसको बोलते हो आप SLR। प्रेजेंटली SLR का जो रेट चल रहा है वो 19.50% चल रहा है और ये फ्लक्चुएट करता रहता है। तो आपने क्या करना है, आपने करंट अफेयर्स को डेली टू डेली देखते रहना है, यानी कि नॉर्मली 6 मंथली, क्वार्टरली और आपका क्या होता है 2 मंथ्स में आपका हर बार क्या होता है RBI मॉनेटरी पॉलिसीज देता है, या इसी को ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी बोलते हैं, इनको डालता है ताकि आप क्या कर सको, आप इनको अपडेट रख सको अपने पास में, है ना। तो आपने CRR SLR समझ लिया। अभी आपने क्या करना है, आपने समझना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपका यही काम बेसिकली, अगर रेगुलेटर बोला मैंने RBI का, तो यही काम होता है RBI का कि आपके जो बैंक्स हैं वो अपने पास, यानी कि RBI के पास CRR प्रॉपर्ली डिपॉजिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपके जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं उनके यही काम होते हैं कि वो पूरा का पूरा डेटा डे टू डे वाइज अपना कलेक्ट करके रखते हैं कि आज का एक दिन हुआ और कितने ट्रांजेक्शन्स हुए, कितने लोग हमसे पैसे लेके गए और कितने लोग हमसे पैसे दे के गए। तो जितने भी लोग पैसे दे करके गए और ले करके गए, उसके पास जो हमारे पास रिमेनिंग, जो हमारे पास शेष बचा होता है, उस शेष का हम क्या करेंगे, हम RBI के पास में और हम अपने पास में ही लिक्विड फॉर्म में और किस में, कैश के फॉर्म में RBI के पास में क्या करेंगे, डिपॉजिट करके रखेंगे, है ना। तो इसलिए आपके CRR और SLR बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। याद हो गए होंगे, बहुत ईजी है, बिल्कुल कठिन नहीं है और ये टर्म्स बहुत ज़्यादा ईजी हैं। CRR आपने पढ़ा, SLR, अभी आपने क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है बैंक रेट, आपने पढ़ना है रेपो रेट, जो आपका थर्ड चीज़ है, इसको आप बोलते हो क्या, आपका बैंक रेट, है ना। बैंक रेट या हिंदी में बोलेंगे बैंक की दर, तो रेट यानी कि दर, आपने ये देखना है। तो बैंक रेट क्या होता है, अब हमने बोला अभी क्या, मैंने बोला क्या कि आप लोगों को लोन बैंक्स देते हैं, है ना। तो जब ये लोन्स बैंक आपको देते हैं तो उनका जो टर्म होता है उसके आधार पर आप डिसाइड करते हो कि ये बैंक रेट है कि ये रेपो रेट है कि ये रिवर्स रेपो रेट है। तो मैंने बोला क्या, समझ लीजिएगा क्या, फिर से वही टर्म आएगा कि प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या करता है, प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक जब अपनी लंबी अवधि की, यानी कि लॉन्ग टर्म की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए RBI से जिस दर पे लोन लेता है उसको आप बोलते हो क्या, बैंक रेट। क्योंकि हम लोगों की सपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, बैंक्स हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, नॉन पेमेंट्स बैंक हैं, लेकिन बैंक्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कौन है, तो वहाँ पे आपका RBI है कि जब बैंक्स के पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो वो किससे लोन लेंगे, वो RBI से लोन लेंगे, ऑब्वियस है। क्योंकि RBI का काम है कि वो क्या करती है, करेंसी इशू करती है, करेंसी जनरेट करती है ना। तो बोला गया क्या कि लिखेंगे क्या कि प्रत्येक, कौन सा बैंक, प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये याद हो गया होगा कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो बैंक्स होते हैं जो RBI की अनुसूची नंबर 2 में, शेड्यूल नंबर 2 में अपना नाम क्या कराते हैं, लिस्ट कराते हैं। तो प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन सी, अपनी लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को, यानी कि जो आपकी लंबी अवधि की जो पैसे की ज़रूरतें होती हैं को पूरा करने के लिए RBI से जिस रेट पर या जिस रेट पर लोन लेते हैं उसे क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे बैंक रेट। कौन सा रेट बोलेंगे, उसे बैंक रेट कहा जाता है।
तो समझ में आया कि आपका जब बैंक्स अपनी, कौन से बैंक, प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपनी लंबी अवधि की धन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आरबीआई से जिस दर पे लोन लेती है उसको आप लोग बोलते हो कौन सा लोन, आपका रेट, आपका बैंक रेट। और अगर आपको प्रेजेंटली देखा जाए तो आपका जो बैंक रेट चल रहा है उसका नाम, उसकी अमाउंट क्या है, या प्रेजेंटली आपका 6.75% रेट से आपका क्या हो रहा है, आपके जो बैंक है वो आरबीआई से लोन ले रहे हैं। तो फिर से आपको समझ में आया होगा क्या कि प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक यानी कि वो वाले बैंक जो आरबीआई की शेड्यूल नंबर 2 में अपना नाम दर्ज कराते हैं ना, तो प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपनी लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को कवर करने के लिए, पूरा करने के लिए आरबीआई से जिस रेट पे लोन लेती है उसे बोलते हैं कौन सा रेट, आपका बैंक रेट। और ये जो आपकी दर है इस वक्त कितनी चल रही है, 6.75% चल रही है। इसको अपडेट रखिएगा अपने आप से भी आप लोग कि आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन उसके साथ में जो आपके रेट्स होते हैं उनको भी आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना। तो बैंक रेट आपको समझ में आया। अभी क्या करेंगे, बैंक रेट की जगह आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे रेपो रेट। कौन सा रेट लिखेंगे आप लोग, रेपो रेट। और बहुत आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है। तो जब आप रेपो रेट की बात करेंगे फिर से वही डिफिनेशन हो जाएगी, लेकिन चेंज हो जाएगा यहाँ पे क्या, टर्म। तो अभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म था और लॉन्ग टर्म के प्लेस पे आ जाएगा कौन सा टर्म, आपका शॉर्ट टर्म। और फिर से वही चीजें हैं कि प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपनी शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आरबीआई से जिस रेट पे लोन लेता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेपो रेट बोलते हैं। और अगर रेपो रेट बोलते हैं तो रेपो रेट में आपका जो प्रेजेंटली रेपो रेट चल रहा है उसकी अमाउंट कितना है या उसकी मात्रा क्या है। तो आप देखोगे क्या, जो आपका प्रेजेंटली आपका जो रेपो रेट चल रहा है वो चल रहा है आपका 6.50 आपका क्या है, आपका रेपो रेट है। भाई देखिए 6.50 आपका है प्रेजेंटली रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट कितना था, 6.75, बैंक रेट कितना था, 6.75 था प्रेजेंटली, और आपका 6.50 है आपका कौन सा रेट, आपका रेपो रेट। अभी आपने देखना है क्या, रिवर्स रेपो रेट देखना है ना। तो अभी किसको जरूरत पड़ रही थी, अभी जरूरत पड़ रही थी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को। तो वो क्या कर रहे थे, आरबीआई से लोन ले रहे थे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि आरबीआई क्या करेगी कि आरबीआई पैसे इशू कर देगी, करेंसी इशू कर देगी, क्योंकि आरबीआई को भी जवाबदेही होती है वर्ल्ड बैंक को और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टीमेटली से आजकल आप लोग देख रहे होंगे, ये मैं टॉपिक यहाँ पे लेके जा रही हूँ, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप लोग देख रहे हैं कि रुपया आपका 71 $1 पे आपका रुपये 71 रुपीज़ तक का चल गया, इससे इवन इससे ज़्यादा ही चला गया है, मैं 71 को लेके चल रही हूँ। तो आपका चला गया है पैसे रुपया यहाँ पे, यानी कि आपका जो ग्लोबल मार्केट है, यानी कि जो ग्लोबल वर्ल्ड है जहाँ पे आप हम लोग मैंने कल भी आपको बताया था कि जैसे चाइना 100 क्रॉप्स में आपका नंबर 1 पोजीशन पे है, नंबर 1 प्लेस पे है, और इंडिया 25 क्रॉप्स पे ही नंबर 1 प्लेस पे। तो हम लोग को जब जरूरत होती है तो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग ट्रेड करते हैं अदर कंट्रीज के साथ में। और अदर कंट्रीज, फिर मैंने आपको बार्टर सिस्टम बताया था, यानी कि विनिमय, वस्तु विनिमय बताया था मैंने कि पहले दाल में और चावल में वस्तु विनिमय हो जाता था, लेकिन हमें क्या किया, हम लोगों ने करेंसी स्टार्ट करी थी। तो चाइना के साथ अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो वो अपनी करेंसी जो है, हम अगर इनकेस उसको सामान दे रहे हैं तो वो हमें पैसा देगा तो वो युआन में देगा। और आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप युआन में लेना चाहते हो या आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो मोर डिमांडिंग जो आपकी बोला जाएगा जो करेंसी है वो विश्व में अभी डॉलर ही चल रही है। और आपकी जो करेंसी यानी कि रुपया है वो इंटरनेशनल मार्केट में इतना ज़्यादा है, यानी कि आपने इतना सारा सामान लोगों से इंपोर्ट कर लिया और आपका पैसा इतना ज़्यादा मार्केट में दे दिया है, ग्लोबल एनवायरनमेंट में दे दिया है कि रुपए की बहुत ज़्यादा अधिकता हो गई है। और जब किसी भी चीज़ का, आपको पता होगा, जब किसी भी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है, उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। इसीलिए क्या हुआ है कि डिमांड किसकी ज़्यादा है, डिमांड है ज़्यादा डॉलर की, लेकिन उसकी सप्लाई कैसी है, सप्लाई डॉलर की कम है। और आपके रुपए की क्या है, डिमांड ही नहीं है, तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और इसलिए क्या है, इसके जो रेट है वो डे बाई डे क्या हो रहे हैं, डाउन होते चले जा रहे हैं। तो आपने क्या किया कि इसीलिए मैंने बोला कि जो आपका आरबीआई है वो हमेशा ये नहीं कर सकता, क्योंकि अगर अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रुपये को और ज़्यादा इशू कर दिया, इंडियन रुपीज़ को हमने और ज़्यादा इशू कर दिया आरबीआई ने, तो मार्केट में उसका फ्लो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली आपका क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। इसके जो रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं कि अगर आपका बैंक रेट बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि घटेगा, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आज की क्लास में आपको कवर कराऊंगी। तो खैर अभी आपको समझना है क्या कि आपका जो रेपो रेट था, अभी आपका पढ़ना था आपको रिवर्स रेपो रेट, उसमें क्या होता है, अभी जरूरत पड़ रही थी सारे के सारे बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। जब लॉन्ग टर्म के लिए जरूरत पड़ी तो हमने बैंक रेट पे लोन लिया, जब शॉर्ट टर्म पे जरूरत पड़ी तो हम लोग ने रेपो रेट पे लोन लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स रेपो रेट। क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग रिवर्स रेपो रेट के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है। और ये लीजिए भाई आपका रिवर्स रेपो रेट है ना, तो आपको ये पढ़ना है, यानी कि जस्ट अपोजिट होता है आपका किसका, आपका रेपो रेट का। मैंने बोला क्या, प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपनी कुल फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी जब पूर्ति आरबीआई से करता है तो क्या करते हैं, उसको बोल देते हैं शॉर्ट टर्म की पूर्ति करते हैं, उसको बोलते हैं रेपो रेट।
अभी क्या है, हमारी शॉर्ट टर्म की ही नीड होती है, लेकिन यहाँ पे बैंक्स को नहीं होती, यहाँ पे आरबीआई को होती है। और आरबीआई क्या करता है, आरबीआई दो तरीके से पैसा ले सकता है, या तो फिर वो केंद्र सरकार से ले सकता है यानी कि गवर्नमेंट से ले सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, या फिर अदर वो बैंक से ले सकता है। तो अदर बैंक से ही क्या करता है, जब आरबीआई उधार लेता है धन किस टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको आप लोग बोलते हो क्या, रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, इसको जस्ट यहाँ पे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी की पूरी डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी किसकी, रिवर्स रेपो रेट की। देखिए भाई, रिवर्स रेपो रेट क्या लिखेंगे, या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे राखी हुई, ऐसे लड़कियां क्या करती हैं, पैसे मांगती रहती हैं, है ना। पैसे नॉर्मली लड़कियां मांगती रहती हैं, लेकिन जब राखी होती है तो उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, तो हमेशा वो क्या करती हैं, पैसे लेती हैं, लेकिन अब की बार वो क्या करेंगी, पैसे देंगी। तो जब वो पैसे देंगी तो लड़कियां क्या हो गई, आरबीआई हो गई ना, हमेशा पैसा उन्हीं के पास ज़्यादा होता है। तो देखिए भाई, जब लड़कियों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमने बोला क्या कि आरबीआई क्या करेंगे, आरबीआई जब अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए किन से, बैंक से, कौन से बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कोई भी बैंक हो सकते हैं, के लिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स से रुपए या लोन लेता है, तो जिस रेट पे लेगा, तो जिस रेट पर लोन लेता है उसे क्या बोलेंगे, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। या फिर आप क्या कर सकेंगे, आप ये भी बोल सकते हैं कि जब प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपनी एक्सेस मनी को आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है और जिस रेट पे डिपॉजिट करता है, तो उसको भी आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो उसको रिवर्स रेपो रेट। तो आप इसको आरबीआई पैसे ले रहा है या आरबीआई की जगह में आपके जो बैंक्स हैं वो पैसे दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं ना कि बैंक अपने मन से देंगे। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आरबीआई जब अपनी फाइनेंशियल आवश्यकताओं की पूर्ति की जगह में आप क्या कर लेंगे, आप कर लेंगे, समझने के लिए है, इसमें आप करेंगे क्या, शेड्यूल कमर्शियल बैंक ये दोनों तरफ से समझने के लिए, इसलिए मैंने लिखा था शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपनी एक्सेस मनी को किसके पास में, फिर से आरबीआई के पास किस टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, कौन से टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जिस रेट पर डिपॉजिट करता है उसे क्या बोलेंगे, जिस रेट पर डिपॉजिट करता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो बेसिकली आप इसको ज़्यादा ऑथेंटिक समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम लोगों की अपनी ये बात करें कि एक होता है आरबीआई और एक होते हैं आपके क्या, शेड्यूल कमर्शियल बैंक यानी कि एससीबी। तो हम लोग यानी कि एक तरफ लिख देंगे पब्लिक, सिंपल सी बात है। आपका सारा का सारा जो ट्रांजेक्शन होता है वो एससीबी यानी कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक और पब्लिक के बीच में ही चलता है। यानी कि ये क्या करते हैं, हमें जब धन की आवश्यकता होती है तो हम लोग इनसे क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। हमारे पास जब एक्सेस मनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के पास में डिपॉजिट करते हैं। जस्ट जैसा कि हमारा और एसएसबी का, एससीबी का फंक्शन चलता है, रिलेशन चलता है, ठीक वैसा ही चलता है किसका, आरबीआई का, कि इनको जब लोन की जरूरत हुई तो उन्होंने क्या किया, लोन ले लिया किससे, आरबीआई से। और जब इनके पास एक्सेस मनी हो गई तो उन्होंने क्या किया, आरबीआई को एक्सेस मनी दे दी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चलेगा रिवर्स रेपो रेट और यहाँ पे क्या चल जाएगा, रेपो रेट। तो ये बैंक रेट और रेपो रेट के थ्रू बैंक्स क्या करते हैं, आरबीआई से लोन लेते हैं, और रिवर्स रेपो रेट के थ्रू क्या करते हैं, बैंक्स अपनी एक्सेस इनकम को किसको पास दे देते हैं, आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं। क्या करने के लिए, इंटरेस्ट लेने के लिए, है ना। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अभी आपने देखना है क्या, ये कॉन्सेप्ट था, अभी आपने समझना है ये कि अगर इनकेस अगर मार्केट में आरबीआई क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है, और उन ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत आपका आरबीआई सीआरआर से स्टार्ट किया था, तो सीआरआर का जो रेट है यानी कि 4% है, उसको क्या कर देता है, इंक्रीज करके 5% कर देता है। तो अब क्या होगा, अब महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी, ये चीज आपको समझनी है। तो मैं क्या करूंगी, एक एक चीज को एक एक तरीके से क्लियर करूंगी। देखिए भाई, अभी इसको हटा रहे हैं हम लोग, आपने समझ में आ गया होगा रिवर्स रेपो रेट भी, और ये बहुत ज्यादा जरूरी टर्म्स हैं
क्योंकि इनके ऊपर बेस पे ही क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछे आते हैं। क्योंकि अगर आपको बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट नहीं कम क्लियर है तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिएगा भाई, आपका पहला है क्या, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। अभी आपका कितना चल रहा है, 4% चल रहा है। लेकिन जो अपकमिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसके थ्रू आपका RBI क्या करता है, इस 4% के CRR को क्या करता है, कम करके कर देता है 3%। कितना कर देगा, 3%। तो आप फिर से 10,000 में जाएंगे, आपके पास कितने रुपए थे, ज़्यादा बड़ा नहीं ले सकते डिजिट, तो आपने क्या लिया, आपने क्या 10,000 रुपये। अभी क्या करना था, फिर से CRR को रिवाइज करेंगे कि आपकी कुल जमा पूंजी यानी कि जो बैंक उनकी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत जो कि 4% था, अब कितना हो गया है 3%। तो आपका पैसा कितना हो जाएगा, 300 रुपये आप कहाँ जमा करोगे, RBI के पास जमा करोगे। प्रीवियसली आप लोग कितना कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे 400 रुपये जमा, अभी आप कितना कर रहे हो, 300 रुपये जमा कर रहे हो। यानी कि आपके पास पहले से ज़्यादा अमाउंट है क्या करने के लिए, लोगों को लोन देने के लिए। यानी कि आप लोगों को ज़्यादा लोन देंगे, और ऑब्वियस है कोई भी इंसान अगर आपसे लोन ले रहा है तो उसका कोई पर्पस हो सकता है, या तो फिर उसको अपने घर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराना है, या कंस्ट्रक्शन कराना है, या फिर उसको क्या करना है, उसे अपनी बेटी की शादी करनी है, अल्टीमेटली बाइक खरीदनी है। तो कुल मिलाकर के जो भी पैसा हम लोग लोन लेते हैं, हमें इंस्टेंट रिक्वायरमेंट होती है बल्क अमाउंट में पैसे की, इसलिए हम लोग लोन ले रहे हैं। यानी कि जो पैसा हमने बैंक से लोन लिया वो अल्टीमेटली मार्केट में ही जाने वाला है, और मार्केट में जो मनी है उसका फ्लो क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। यानी कि अभी हम लोग क्या करते थे, 400 रुपये डिपॉजिट करते थे RBI के पास में, यानी कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक, तो उनके पास आप लोगों को, पब्लिक को लोन देने के लिए पैसा कम पड़ जाता था। तो आपके पास, पब्लिक के पास पैसा कम है, यानी कि मार्केट में पैसा कम है, यानी कि जो आपका इन्फ्लेशन है वो कैसा है, इन्फ्लेशन कैसा है आपका, कम है। लेकिन जब आपके पास क्या हो गया, आपका जो CRR था उसका रेट 4% से 3% हो गया, यानी कि 1% कम हो गया। यानी कि आपको RBI के पास अब सिर्फ 300 रुपये डिपॉजिट करने हैं। आपके पास अभी भी कितना 9,700 रुपये है, जिसको आप क्या करोगे, पब्लिक को दोगे। पब्लिक मार्केट में लाएगी, मार्केट में मनी का फ्लो क्या होगा, जो प्रीवियस रेट था उसके अकॉर्डिंग, उससे कंपेरिजन में बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था, इन्फ्लेशन डिक्रीज। यानी कि अब आप समझिएगा, CRR के रेट जितने बढ़ते हैं इन्फ्लेशन उतना ही क्या होता है, कम होता है, और CRR के रेट जितने घटते हैं इन्फ्लेशन उतना ही क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे इन्वर्सली रिलेशनशिप है, किसके साथ में, CRR के रेट के साथ में, किसका, इन्फ्लेशन का, है ना। अब CRR के साथ में आप पढ़ोगे क्या, आप पढ़ोगे SLR के बारे में। तो समझने के लिए था कि आपने SLR देखा कि अभी आपका क्या था, 19.50 रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अभी क्या था, बोला मैंने क्या कि SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के तहत आप, यानी कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत यानी कि 19.50% किसके पास, अपने ही पास लिक्विड फॉर्म में रखोगे, वो आपको मार्केट में पैसा नहीं देना है। यानी कि अगर आप देखोगे 10,000 के हिसाब से, तो अगर आप 10,000 का निकालेंगे कितना, 19.50%, तो देखिए भाई आपका पॉइंट हटाया, ये लीजिए पूरा गया, यानी कि 1950, यानी कितना, 1,950 रुपये आपको क्या करने हैं, अपने पास ही रखने हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, ये 19.50 से जो रेट था वो कितना हो गया, 20% हो गया। यानी कि आपको अपने पास कितने रखने हैं, 2,000। अभी तक आप 50 रुपये कम रख रहे थे, अब आपको अपने पास 50 रुपये ज़्यादा रखने हैं। यानी कि अगर SLR के जो रेट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो आपको जो मार्केट होता है उसमें इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप लिखोगे क्या, अगर इधर SLR लिखेंगे और इधर लिखेंगे क्या आप, इन्फ्लेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर SLR बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा, SLR घटेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये एरो है, ये आपको बताने के लिए कि क्या हो रहा है, कि मैंने बोला क्या कि 19.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, किसका रेट था आपका, किसका, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का। अब इतने रेशियो पे आप क्या कर पा रहे थे, 1950 रुपये ही सिर्फ आपको अपने पास रखने थे। लेकिन अभी आपको कितने रखने, क्योंकि रेट बढ़ गया है, 20.00% हो गया, तो आपको अपने पास कितने रखने, 2,000 रुपये रखने। यानी कि अब आपको पहले से ज़्यादा पैसा अपने पास रखना है, वो पैसा आप अपनी पब्लिक को, कस्टमर्स को नहीं दे सकते एज अ लोन। तो आप जब पैसा मार्केट में कम आएगा, फ्लो मार्केट में मनी का कम होगा, तो ऑब्वियसली है आपका क्या, किसी भी चीज़ की जब अगर मार्केट में अधिकता हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, यानी कि जो आपकी करेंसी वो कैसे हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो आपका जो इन्फ्लेशन हो जाता है वो बढ़ जाता है। तो अभी आपके पास ज़्यादा पैसा आपको अपने पास रखना है, मार्केट में पैसा कम है, तो क्या होगा, आपका जो इन्फ्लेशन है वो घट जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। ये 2-4 चीज़ें हैं, इसको समझिएगा। ये तो थी CRR की और SLR की बात। अभी आपने क्या करना है, आपने बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी समझना है। और जब पेपर में आए तो एकदम से हाँ या ना मत कर दीजिएगा, थोड़ा सा सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके आगे करने की भी कोशिश करिएगा। देखिए भाई, अभी आए आपके पास नंबर 3 पे आपका बैंक रेट। कौन सा रेट, आपका बैंक रेट। देखिए भाई,
जब बैंक रेट आता है या बैंक रेट के अगर प्रेजेंटली मैंने बोला क्या कि जो आपका बैंक रेट था वो प्रेजेंट टाइम में 6.75% चल रहा है। कितना चल रहा है? 6.75%। और इस चीज़ को नोटिस करिएगा कि क्या हो रहा है, मार्केट में रोज न्यूज़ निकलती रहती है कि जब बैंक रेट था यानी कि प्रत्येक शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई से क्या करता है, जब लोन लेता है अपना किस टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको आप लोग बोलते हो बैंक रेट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैंक्स लोन ले रहे हैं यानी कि बैंक को 6.75% एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देना पड़ रहा है, आरबीआई को देना पड़ रहा है। क्योंकि हमने सपोज करिए हमने आरबीआई से 10,000 रुपए का यानी कि किसी शेड्यूल एसबीआई ने क्या किया, आरबीआई से 10,000 रुपए का लोन लिया, और जब हमने 10,000 रुपए से लोन लिया तो हमने क्या लिया, हमारे ऊपर 6.75% की क्या लग गई, हमारे ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया। ठीक, तो यानी कि आपको 675 रुपए क्या करने पड़ रहे हैं, आपके प्रीमियम के साथ साथ में पैसा देना पड़ रहा है किसको, आरबीआई को। यानी कि 675 रुपए आपका क्या है, इंटरेस्ट रेट है। अभी क्या हुआ, ये 6.75 से हमने कर दिया 6.50, क्या कर दिया 6.50। तो अभी हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे थे, रेट कम हो गए, 6.50 हो गए, तो अब हम पैसे क्या करने पड़ेंगे, आरबीआई को कम देने पड़ेंगे। यानी कि अब हमारे पास बहुत सारी मात्रा में क्या है, पैसा है। यानी कि जब आपका बैंक रेट क्या हो जाता है, घट जाता है, इसमें क्या था, बढ़ा हुआ था, इसमें घट जाता है, तो आपका जो इन्फ्लेशन होता है, आपको इन्फ्लेशन से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आपका इन्फ्लेशन क्या था कि 6.75 जब रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो बैंक्स को, आरबीआई को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था। यानी कि बैंक्स के पास आपको लोन देने के लिए, पब्लिक को लोन देने के लिए, कस्टमर्स को लोन देने के लिए पैसा नहीं था। और उस कंडीशन में क्या था, आपका जो इन्फ्लेशन था वो कैसा होता है, घटता है। लेकिन जब क्या होता है, जब आपका रेपो रेट क्या कर दिया जाता है, 6.75 से 6.50 कर दिया जाता है, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि अब आपके पास यानी कि बैंक के पास पहले से ज़्यादा पैसा है आपको क्या करने के लिए, लोन देने के लिए, है ना। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, ये कैसा था बैंक रेट। अभी अगर आपका देखेंगे फोर्थ रेट पे आपका जो रेपो रेट है उसमें भी यही सेम चीज़ होगी। क्या होगी, अगर आप रेपो रेट की बात करेंगे तो आपका रेपो रेट जो कि 6.50 चल रहा है, और अगर इसी को 6.50 से 6.75 कर दिया जाए, आप देखिएगा कम करने पे बढ़ने पे क्या होता है। 6.50 का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था, यानी कि बैंक्स के पास कैसा था, बैंक्स को भी 650 रुपये एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट देने पड़ रहे थे किसको, आरबीआई को। और आपका उस कंडीशन में जो आपका अगर 6.50 था, कम था, तो अगर आप इन्फ्लेशन से देखेंगे, किससे देखेंगे, इन्फ्लेशन से देखेंगे, तो 6.50 था आपका रेट, किसका, बैंक रेट का, नहीं रेपो रेट का, है ना। और आपका क्या हुआ, जब 6.50 था यानी कि 650 रुपये देने पड़ रहे थे, तो यानी कि आपका इन्फ्लेशन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, क्योंकि मार्केट में क्या था, पैसा ज़्यादा था। अभी क्या कर दिया, 6.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया, तो यानी कि इसमें क्या हो गया, रेट बढ़ गए, यानी कि इन्फ्लेशन जो होगा वो क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा कम है, बैंक के पास पैसा कम है आप लोगों को पैसा देने के लिए। जस्ट इसी के अपोजिट आपका जो क्या होता है, आर होता है, यानी कि जो रिवर्स रेपो रेट होता है उसमें सिचुएशन क्या होगी, रिवर्स रेपो रेट जो कि 6.25 प्रेजेंटली चल रहा है ना, उसी से कंपेयर कर रहे हैं। अगर इस 6.25 को क्या कर दिया जाए, 6.50% कर दिया जाए। अब यहाँ पे देखिएगा जस्ट अपोजिट हो जाएगी सिचुएशन, 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई दे रहा है किसको, बैंक्स को। यानी कि अभी आपको 625 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि पैसे कम मिल रहे हैं। लेकिन जब आपको 6.50 पैसे मिले, यानी कि आरबीआई आपको 650 रुपए दे रहा है, तो आपका ये ज़्यादा हो रहा है। मैं एरो डाउन और जो अपवर्ड दिखा रही हूँ मैं इसीलिए दिखा रही हूँ। अभी क्या है, अगर आप इसको इन्फ्लेशन से देंगे, यानी कि जब आपका क्या होता है, जब आपका रिवर्स रेपो रेट कैसा हो जाता है, 6.25 था तो आपका नीचे जा रहा था, तो आपका इन्फ्लेशन कैसा हो जाएगा, आपका कम होगा। कैसा होगा, कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इन्वर्सली रिलेशनशिप था, यहाँ पे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि 6.25 आरबीआई ने किसको दिए, बैंक्स को दिए, यानी कि कम पैसे दिए। अब बैंक्स के पास कम पैसे हैं तो आपको भी लोन कम मिलेगा, तो इन्फ्लेशन भी कैसा होगा, कम होगा। लेकिन अभी क्या दिया, आरबीआई ने आपको 6.50% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको क्या दिया, आपको पैसा दिया, ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया। तो उस इंटरेस्ट में आपके पास भी पैसा ज़्यादा है, अल्टीमेटली आप क्या करोगे, आप मार्केट में पैसा दोगे और आपकी क्या होगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप था, यानी कि बैंक रेट में, रेपो रेट में, लेकिन आपका रिवर्स रेपो रेट की कंडीशन में यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर पैसा है तो आपको क्या होने वाला है, आपको मार्केट में उसके अकॉर्डिंग ही, यानी कि अगर 6.25% था तो आपका इन्फ्लेशन कम होगा, अगर ये बढ़ जाएगा तो आपका इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर ये घट जाएगा तो आपका इन्फ्लेशन भी घट जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। इन्फ्लेशन अगर आपको प्रॉपर समझना है तो आप देखेंगे क्या,
कोई भी चीज़ हम लोग रुपए से खरीदते हैं, और अगर मार्केट में रुपया ज़्यादा है, अगर इंडियन रुपी मार्केट में, इंडियन बाउंड्री की ही बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में ही बात कर रहे हैं, अगर रुपया मार्केट में ज़्यादा है, आपके पास चीज़ें कम है जिसको आपको खरीदना है, और पैसे बहुत ज़्यादा हैं कि हम कितने भी पैसे देंगे लेकिन एक छोटा सा मार्कर इसको हम ज़रूर खरीद के लेके आएंगे, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पैसे की वैल्यू कम होती है और उस चीज़ की यानी कि इस मार्कर की वैल्यू ज़्यादा है। तो इस मार्कर को खरीदने के लिए आप कितना भी पैसा दे सकते हैं, यानी कि आपकी नज़रों में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है और इस मार्कर की बहुत कीमत है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इस पैसे की वैल्यू क्या होती है, डाउन होती है। इतना क्लियर है। बाकी इन्फ्लेशन का जो टॉपिक होगा मैं उसमें पूरा का पूरा इन्फ्लेशन आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अभी क्या है, समझ लिया होगा पेपर में जिस तरीके से है, उस पेपर में उसको उस तरीके से ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपने बैंक्स तक का पढ़ लिया है, आप लोग कैपिटल मार्केट पढ़ रहे थे, टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसको करने में 2-3 दिन लग जाएंगे। अभी क्या है, आपका एक टॉपिक था इसी के साथ साथ में, इसको आप बोलते हो इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस आपको कवर करना है बैंक्स के साथ में ही, जो आपका बीच में था जिसको मैंने बोला था कि अलग से क्लास दूंगी। तो इंश्योरेंस समझिएगा। देखिए भाई, इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस देखो भाई, इंश्योरेंस यानी कि रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क यानी कि आपदा, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। तो आपका जो इंश्योरेंस होता है बेसिकली, देखिए भाई इंश्योरेंस, ठीक, या इसी को आप बोलते हो क्या, इसका एक और अर्थ होता है, इसको आप बोलते हो क्या, रिस्क मैनेजमेंट। क्या बोलते हो आप, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक। देखिए भाई, हिंदी में अगर इसको लिखेंगे तो आप लिखेंगे रिस्क क्या है, यानी कि आपदा है, उसका क्या करना है, आपने प्रबंधन करना है। हमें क्या ज़रूरत ही क्या है, हमें इंश्योरेंस कराने की। इंश्योरेंस कराने की सिंपल सी बात बताऊं, बहुत प्रैक्टिकल। अभी आप लोग सब लोग बड़े तो हो गए लेकिन इतने बड़े नहीं हो गए ना कि प्रॉपर्टी खरीद लो। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग मोबाइल फ़ोन्स खरीदते हो, और मोबाइल फ़ोन्स में आती है एक स्कीम कि अगर आप लोग मोबाइल खरीद रहे हैं तो आप थोड़ा सा पैसा और पेमेंट करिए तो आपको साल भर का इंश्योरेंस मिल जाएगा कि आपकी जो फ़ोन की जो स्क्रीन है वो आपकी सही सलामत रहे। इन केस अगर वो गिर जाए तो आपको गोरिल्ला ग्लास में से गोरिल्ला बाहर ना निकल जाए और आपकी स्क्रीन टूट ना जाए। अगर आपकी स्क्रीन टूट गई, गोरिल्ला बाहर निकल गया, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उस वक्त तो आपके पास पैसा नहीं होगा। तो हम आपको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहे हैं ताकि इन केस आपका गोरिल्ला बाहर निकल जाता है, आपकी स्क्रीन टूट जाती है, तो आपको दोबारा से नई स्क्रीन मिल जाएगी आपकी, किसकी, आपके टच स्क्रीन फ़ोन की, है ना। इंश्योरेंस भी यही होता है बेसिकली, इसको बोलते हैं आपदा प्रबंधन यानी कि आपका रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। अब ये जो इंश्योरेंस होता है ये भी आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो एक होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। एंड जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं आप लोग कौन सा, आपका जनरल इंश्योरेंस, ठीक। तो जब आप बात करते हो किसकी, आपके लाइफ इंश्योरेंस की, तो सिंपल सी चीज़ है, एक तरफ आपकी जीवन की हो रही है। अब आपने क्या किया, आपका नॉर्मली अच्छा खासा प्रीमियम होता है इसका। सपोज आपने 10,000 का प्रीमियम लिया, पर एनम का प्रीमियम लिया। प्रीमियम यानी कि वो पैसा जो आप एक बार में एज अ किश्त क्या करते हो, दे देते हो, आपको हर साल देना है। यानी कि आपने 25 साल तक का आपने इंश्योरेंस लिया, और आपका जो 25 साल का इंश्योरेंस है उसमें आप क्या करोगे, प्रत्येक साल में आप 10,000 रुपये जमा करोगे। यानी कि 25 × 10 यानी कि आपने जमा कर दिया कितना, 2,50,000 रुपये जमा कर दिया। तो आपको ये इसलिए मिला, ये जो आपको 25 साल तक को आपका जो 10,000 रुपये जमा करना है वो आपको इसलिए जमा करना है कि इन केस आप अपने घर के मुखिया हैं और आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपका इलाज, पहली बात तो हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे कि आप बीमारियों में ही जाएं, ठीक, यानी कि आपको बीमार ही हो और आपकी वो जो आपका एक्सीडेंट हुआ है या आपको जो भी प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम को आप हील कर लो, उसको कवर कर लो, रिकवर कर लो, है ना। इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपकी जब डेथ हो जाती है तो आपका जो बच्चे हैं उनके भविष्य को कौन देखेगा, या आपकी जो वाइफ हैं उनके भविष्य को कौन देखेगा। तो इसलिए लोग क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं कि अगर आप अकेले व्यक्ति हैं। तो आपने क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस में आपकी इन केस आप नहीं मरे, आपका बुढ़ापा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आप बीमार भी नहीं हुए और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई, तो आपके 25 साल के बाद में जितना भी पैसा आपने जमा किया है वो पैसा प्लस थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो अभी आपकी कंपनीज का जो भी आपका बोलते हैं कि जो भी आपके में बात हुई हो कि हम आपको इतने % पे देंगे, आप 2.5 लाख का 3.5 लाख रुपए देंगे एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो आपका वो क्या होता है, आपको प्रॉब्लम हो या ना हो, यानी कि आपको क्षति हो या डैमेज हो या ना हो, आपको दोनों ही केसेस में आपको लाइफ इंश्योरेंस पैसा मिलता ही मिलता है। लेकिन जब आप बात करते हैं किसकी, आप जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो जनरल इंश्योरेंस में आपके होम इंश्योरेंस, आपका व्हीकल इंश्योरेंस, आपका फ़ोन का इंश्योरेंस, यानी कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपका साल भर का इंश्योरेंस का जो टेन्योर है वो आपका बना करके रखा हुआ और आपसे एक बार में जो प्रीमियम ले लिया है, इन केस आपका फ़ोन टूटता है तब तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आपका फ़ोन नहीं टूटता है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। हम लोग रोज़ गाड़ियाँ चलाते हैं सड़कों पे, और गाड़ियाँ जब सड़कों पे चलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियम इंश्योरेंस कराते हैं
फर्स्ट पार्टी का, सेकंड पार्टी का एंड थर्ड पार्टी का, ये बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है आप लोगों को होनी चाहिए कि अगर आपने फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस कराया तो अमाउंट थोड़ा ज़्यादा लगता है, यानी कि लेकिन आपने क्या है, अगर आपकी गाड़ी में कुछ डैमेज होता है, आपका एक्सीडेंट होता है, आपकी गाड़ी में डैमेज होता है, तब आपको क्लेम अमाउंट मिलेगा। डैमेज नहीं होता तो आपका जो इंश्योरेंस का, और एक और बात है, सिंपल सी बात है कि जो 2,500-3 हज़ार का जो आप लोग इंश्योरेंस का अमाउंट देते हो, तो वो 2,500-3 हज़ार से आपकी गाड़ी नहीं बनती। आपकी गाड़ी डैमेज होती है तो उसमें अच्छा खासा आपका 10 से 20 हज़ार रुपये, बाइक की बात करूँ, स्कूटी की बात करूँ तो आराम से लग जाता है। तो ये जो 10-20 हज़ार या 5-7 हज़ार रुपये जो आपकी बाइक में या स्कूटी में लगता है, तो जब लगता है तभी दिया जाता है, और ये बहुत सारे लोगों के द्वारा दिए गए जो आपके प्रीमियम होता है उनसे कलेक्ट करके आपको मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आपने साल भर के बाद भी आपका वही इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने दिया था वो काम करेगा। किसमें? आपके जनरल इंश्योरेंस में। तो आप लिखोगे क्या? डैमेज हो या ना हो, क्या लिखेंगे आप? डैमेज हो या नहीं हो, क्लेम मिलता है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, सिर्फ डैमेज की कंडीशन में ही क्लेम मिलेगा, यानी कि डैमेज होने पर ही क्लेम मिलता है। अब ये क्लेम क्या है भाई? क्लेम यानी कि जो भी आपने पैसा, आपने अगर इंश्योरेंस कराया तो पर्टिकुलर कंपनी के पास जाएंगे ना कि मैंने जो भी पैसा डिपॉजिट किया, मैंने इंश्योरेंस लेके रखा था, तो अब क्या करिए आप, मुझे मेरे जो इंश्योरेंस है या बहुत सारे लोगों ने जो इंश्योरेंस किया उसके एवरेज में आप क्या करिए, पैसा मुझे वापस करिए। और इनकेस आपने 25 साल का कराया था, आप 20 साल में बीच में ही, यानी कि 25 साल में 20 साल में ही आपको क्या हो गया, आपका हार्ट फेल हो गया, आप एक्सपायर कर गए, तो उसके बाद आपकी जो फैमिली है उसको क्या हो जाएगा, आपने जो भी नॉमिनी बना के रखा उसका पैसा आपको क्या हो जाएगा, एज अ क्लेम अमाउंट में मिल जाएगा। तो ये तो था इंश्योरेंस का क्या समझना कि इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। लेकिन अगर बात करेंगे कि इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या है, तो आपको पता होगा क्या कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर आप इंश्योरेंस की हिस्ट्री पढ़ेंगे। थोड़ा सा टॉपिक है, इंश्योरेंस को पढ़ लीजिए। आपका सिक्योरिटी मार्केट, आपका जो शेयर मार्केट, आपको ये भी पढ़ना है और ये बहुत जरूरी है आपके लिए। फिलहाल अभी क्या करते हैं, क्लेम को हटा रहे हैं और इसको हटा रहे हैं। इंश्योरेंस आपको समझ में आया होगा कि क्या था। देखिए आपका इंश्योरेंस में आपकी अगर बात करी जाए तो ईयर था आपका 1880 और 1818 की बात है, पहली बात। दूसरी बात, इंश्योरेंस का जो फैक्टर है या इंश्योरेंस का जो टर्म है, अगर हमारे देश में आया कहाँ से, इसकी बात करेंगे तो फिर से आपकी एम्स्टर्डम, नीदरलैंड से क्या किया गया, एम्स्टर्डम जो कि एक शहर है कहाँ का, नीदरलैंड का, यहाँ से क्या किया गया था, इस टर्म को लिया गया था। हमने क्या किया था, इंश्योरेंस टर्म लिया था, ठीक, लिया था, ठीक। और उसके बाद पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ लिया था, दूसरी चीज़ क्या कि 1818 का टाइम पीरियड था और आपकी एक सिटी थी जिसका नाम है क्या थी, क्या है, कोलकाता। तो 1818 में कलकत्ता में क्या हुआ, पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का क्या हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। किसका हुआ था, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, है ना। फिर क्या हुआ आपका 1818 के बाद, सीक्वेंस जरूर याद किया करिए, 1818 के बाद ईयर आया आपका 1850 और 1850 में क्या हुआ, आपकी कोलकाता में ही आपकी एक और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं, एक और आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो कि पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, इसका नाम था क्या, ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी, ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी का क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कहाँ पे हुआ, ये भी कलकत्ता में हुआ था। और ये आपकी लाइफ इंश्योरेंस, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस आपकी कैसी थी, आपकी फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। और आपकी जो ट्राइटन है यानी कि TRITON है आपकी, ये क्या है आपकी, ये फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, यानी कि GIC, मैंने आपको बताया था ना LIC GIC, ये वो है, ठीक। तो ये क्या है आपकी फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद क्या हुआ आपका, ये सारे के सारे काम चल रहे थे, यानी कि 1818 से लेकर 1850 तक बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी आपकी इंडिया में बन चुकी थी। लेकिन 1938 का एक ईयर आया और आपका क्या आया, एक एक्ट आया जिसको बोला गया, कौन सा एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट। और इस इंश्योरेंस के एक्ट के तहत आपका ईयर था 1 सितंबर 1956 और ये सारी की सारी जो इंश्योरेंस कंपनी थी, सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी को मर्ज कर दिया गया और आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है इसका क्या हो गया, निर्माण हो गया। यानी कि 1 सितंबर 1956 को आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी